गुड इवनिंग बच्चों। चलो हम लोग लिविंग वर्ल्ड में 3 लेक्चर देख चुके, जिसमें हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ साइंस, व्हाट इज़ बायोलॉजी, व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ लाइफ, और फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाने वाले सारे लाइफ प्रोसेसेस का प्रॉपर डेफिनेशन हमने देखा। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो, चूँकि 11th क्लास का ये पहला चैप्टर है, तो इस 11th क्लास में पूरा आप कह सकते हैं कि बायोलॉजी को सम अप करने की कोशिश किया है। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड में लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक इंटरेस्ट जो क्रिएट करना था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, उनमें कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस पाए जाते हैं, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपको 11th और 12th में आपको जो पूरी बायोलॉजी पढ़नी है वो मैं अब आपको सम अप करने जा रहा हूँ, जो भी जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो अभी तक जो मैंने आप लोगों को बताया है वो मैंने बताया कि सबसे पहले कौन आए, सबसे पहले आए नॉन लिविंग। ठीक, इस नॉन लिविंग में आपने क्या जोड़ दिया, आपने जोड़ दिया या नेचर ने जोड़ दिया ए नंबर ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। क्या जोड़ दिया? ए नंबर ऑफ लाइफ प्रोसेसेस जुड़ गया, और लाइफ प्रोसेस जुड़ने की वजह से अब ये नॉन लिविंग ट्रांसफॉर्म हो गया किसमें? लिविंग में। ठीक है, तो यानी आपने देखा कि पहले नॉन लिविंग था और बाद में नॉन लिविंग से कौन आए? लिविंग आए। क्लियर है? यानी सबसे पहले जो जीवन की उत्पत्ति हुई वो किससे हुई? नॉन लिविंग से हुई। किससे हुई? नॉन लिविंग से हुई। तो यहां आपका पहला स्टेटमेंट जो यहां से मिलता है अबाउट लाइफ, अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज ए बायोजेनेसिस फर्स्ट। ए बायोजेनेसिस फर्स्ट। ए बायोजेनेसिस फर्स्ट का मतलब क्या हो गया भाई, बताइए इसका मीनिंग। ए बायोजेनेसिस फर्स्ट मीन्स फॉर द फर्स्ट टाइम लाइफ ऑरिजिनेट्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग। पहली बार जीवन की उत्पत्ति नॉन लिविंग चीजों से हुई थी। ध्यान रखिए, पहली बार जीवन की उत्पत्ति नॉन लिविंग चीजों से हुई थी। क्लियर है? लेकिन उसके बाद आज के समय में ये जो लिविंग है, क्या हम आज के समय में किसी लिविंग को नॉन लिविंग से बना सकते हैं? बताइए आप, क्या पॉसिबल है कि मार्कर लिया, कोई मंत्र मारा और लिविंग बन गया, या कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसमें हमने कुछ ऐसा किया चेंज और लिविंग बन गया? आज के समय में हम किसी नॉन लिविंग थिंग से लिविंग नहीं बना सकते। तो फिर अगला सवाल कि फिर इतने ढेर सारे लिविंग बढ़ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? यानी अब फॉर द फर्स्ट टाइम ए बायोजेनेसिस फर्स्ट, पहली बार तो जो लिविंग था वो नॉन लिविंग से बना, लेकिन जब एक बार लिविंग बन गया तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आप जितने लाइफ फॉर्म देख रहे हो, जितने भी डिफरेंट टाइप के लाइफ फॉर्म देख रहे हो, यानी डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, ये सारे डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स किससे आ रहे हैं? पहले से मौजूद जो लिविंग थिंग्स हैं उसी से आ रहे हैं। क्लियर है ना? यानी सबसे पहले नॉन लिविंग से लिविंग आया, लेकिन अब जो लिविंग आ रहे हैं दे ऑल कम्स फ्रॉम लिविंग। यानी क्या कह सकते हैं आप? एवरी लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। यहां आप इससे क्या कह सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं? इससे यहां आप कंक्लूड कर सकते हैं एवरी लाइफ कम्स फ्रॉम pre-existing लाइफ। यानी पहले से मौजूद जो जीवन है उसी से ये नया जीवन आ रहा है, डिफरेंट लाइफ फॉर्म आ रहे हैं। यानी आपको जितने जीव दिख रहे हैं, पौधा, बैक्टीरिया, फंगस, एल्गा, एनिमल्स, मैमल्स, बर्ड्स, जितने भी आपको दिख रहे हैं ऑर्गेनिजम्स, दे ऑल ऑर्गेनिजम्स
फॉर द फर्स्ट टाइम अगर देखें तो पहली बार जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आया होगा वो पहली बार तो नॉन लिविंग से आया, लेकिन अब जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये पहले से मौजूद लिविंग ऑर्गेनिजम्स से ही इवॉल्व हो रहे हैं। यानी डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स जो हैं, इन्हीं डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ फॉर्म्स, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ फॉर्म्स को ही हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स डाइवर्सिफिकेशन, डिफरेंट टाइप, और बायो मीन्स लाइफ। तो लाइफ के डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। यानी इस पृथ्वी पे पाए जाने वाले जितने भी तरह के अलग अलग तरह के जो स्पीसीज हैं, उनका जो सम टोटल है, सम टोटल ऑफ ऑल स्पीसीज प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी ऑफ अर्थ। और अभी तक जो नोन सोर्सेज है उसके हिसाब से पृथ्वी पर अर्थ पे ही सिर्फ लाइफ है। क्लियर है? यानी बायोडाइवर्सिटी क्या है, समझ में आ गया आपको? ठीक, तो आप यहां एक ध्यान दीजिए, यानी पहली बार ए बायोजेनेसिस हुआ, लेकिन उसके बाद अभी क्या हो रहा है? सिर्फ हमेशा बायोजेनेसिस हो रहा है। इसीलिए लाइफ के बारे में एक स्टेटमेंट हमेशा याद रखना चाहिए, दैट इज ए बायोजेनेसिस फर्स्ट एंड बायोजेनेसिस एवर। ये स्टेटमेंट हमेशा लाइफ के बारे में याद रखिएगा कि लाइफ की जो ओरिजिन या उत्पत्ति हुई उसमें सबसे पहले ए बायोजेनेसिस हुआ, यानी ए बायोजेनेसिस फर्स्ट, और उसके बाद एक बार जब लाइफ आ गया तो जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं वो उसी लाइफ फॉर्म से आ रहे हैं, यानी बायोजेनेसिस एवर। यानी एवरी लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। और ये जो हर एक लाइफ है पहले से मौजूद लाइफ से किस प्रोसेस से आ रहा है भाई? एवरी लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। पहले से मौजूद जीवन से कौन आ रहा है? कैसे आ रहा है? किस प्रोसेस के द्वारा? आपने पढ़ा है रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ा है? यानी इस रिप्रोडक्शन प्रोसेस से पहले से मौजूद जीवन से नया जीवन आ रहा है। और नया जीवन जो आ रहा है वो सब एक जैसा नहीं है भाई। शुरू में जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी तब के जो जीव थे और आज के जीव थे, उनमें लगातार कुछ न कुछ बदलाव हो रहा है। उनमें लगातार क्या हो रहा है? कुछ न कुछ बदलाव हो रहा है। और ये जो बदलाव है, इसी बदलाव को हम क्या कहते हैं? इवोल्यूशन। क्या कहते हैं? इवोल्यूशन। यानी ये जो डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, अलग अलग तरह के जो जीव हैं, अलग अलग तरह के जो जीव हैं, ये अलग अलग तरह के जीव किस फिनोमिना से ऑरिजिनेट हो रहे हैं? किस फिनोमिना से आ रहे हैं? उस फिनोमिना को हम बोलते हैं इवोल्यूशन। क्या कहते हैं? इवोल्यूशन। क्लियर है? और ये जो जीवन की उत्पत्ति हुई इसे हम क्या कहते हैं? ओरिजिन ऑफ लाइफ। क्लियर है? अब देखिए, इसी में आप चाहें तो बायोलॉजी के सारे ब्रांचेस को इंक्लूड कर सकते हैं। देखिए, पूरा लाइफ का फिलॉसफी यहाँ है। अब बायोलॉजी में जितने भी चैप्टर्स पढ़ते हैं, अब इसी को फर्दर हम डिटेल करते हैं, इन डेप्थ। मतलब ये कह सकते हैं कि बर्ड आई व्यू है, ये एक समरी है। अब इन्हीं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स को हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। लाइफ के डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स को हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। क्लियर है? तो उन आप कहें कि उन डिफरेंट पार्ट्स को अगर हम 11th और 12th के कंप्लीट सिलेबस को अगर डिवाइड करें तो हम इस पूरी इंफॉर्मेशन से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? 11th में देखिए, जो हम लोग पढ़ते हैं क्लास 11th में हमारा पहला चैप्टर है लिविंग वर्ड, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है? लिविंग वर्ड और लिविंग बर्ड, यानी हमने जीवन को जान लिया। लिविंग वर्ड में हमने सिर्फ ये जाना कि लाइफ क्या है और जीव क्या है, और उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को जान लिया। अब उन लिविंग वर्ड का क्लासिफिकेशन हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है? क्लासिफिकेशन। यानी चलिए इसे नोट कर लीजिए, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि नॉन लिविंग से लिविंग आया पहली बार, यानी ए बायोजेनेसिस फर्स्ट, और उसके बाद जितने लिविंग आ रहे हैं डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, यानी जितनी बायोडाइवर्सिटी है पहले से मौजूद जीवन से आ रहा है, यानी नॉन लिविंग से नहीं आ रहा। अब सिर्फ क्या हो रहा है? एवरी लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, पहले से मौजूद जीवन से आ रहा है। ठीक है? और इसमें एक प्रोसेस मदद कर रहा है इवोल्यूशन, जो बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ फॉर्म के लिए
ये प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है। अलग अलग तरह के जीव इवॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि अभी देखिए मैंने बताया था ना, याद करिए होम्योस्टेसिस, कि परिवर्तनशील है आपका प्रकृति, यानी प्रकृति जो है वो क्या है, परिवर्तनशील है। वो चेंज इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर, ठीक है, परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। तो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, दे कैन अडॉप्ट देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो जब वो अडॉप्ट करेंगे तो अडॉप्ट कर करके नए नए स्पीसीज बनाते रहते हैं, डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स बनाते रहते हैं। और वो अडॉप्टेशन ही क्या है, दैट अडॉप्टेशन इज नोन एज रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। बता चुके हैं पिछले वाले लेक्चर में होम्योस्टेसिस और एडाप्टेशन में, ठीक है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा समराइज कर देते हैं पूरे 11th और 12th के चैप्टर को, ठीक है। चलिए अब कनेक्ट करते हैं। देखिए 11th में क्या पढ़ना आपको, क्लास 11th में आपको लिविंग वर्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स पढ़ना। अब जब मैं कहूं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, तो बाय डिफॉल्ट आप समझ लीजिएगा कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, सबके क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। और अगर दो मेजर ग्रुप आप बात करें तो दो मेजर ग्रुप क्या होंगे भाई, एक प्लांट्स और दूसरा एनिमल्स। इसी के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लिविंग वर्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक चैप्टर है, और उसके बाद आपका प्लांट किंगडम, फिर एनिमल किंगडम, यानी सारा क्लासिफिकेशन को मैंने एक साथ लिख दिया। तो ये हो गया। उसके बाद फिर क्या पढ़ते हैं भाई, कि ये जो लाइफ है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जो सबसे छोटी इकाई है, वो सबसे छोटी इकाई क्या है, सेल। क्या है, सेल। तो सेल के साथ हम पढ़ते हैं सेल कैसे डिवाइड करता है, यानी सेल डिवीजन। और इस सेल में डिफरेंट जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन जो इन्वॉल्व होते हैं, उनको भी पढ़ते हैं हम इसी पोर्शन में, जिसे हम कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। क्या कहते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स। क्लियर है। तो ये पूरा मिला करके सेल, सेल डिवीजन और बायोमॉलिक्यूल्स मिला के हम बोलते हैं सेल बायोलॉजी। क्या कहते हैं, सेल बायोलॉजी। क्लियर है। तो ये पहला यूनिट हो गया, ये हो गया आपका दूसरा यूनिट। फिर तीसरा जो आप पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी। क्या पढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब जब हम मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिजम्स कहें तो आप बाय डिफॉल्ट समझ जाइए क्या होगा भाई, प्लांट और एनिमल्स की मॉर्फोलॉजी अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब जब एक्सटर्नल अपीयरेंस हमने ऑर्गेनिज्म का पढ़ लिया, तो फिर अंदर में क्या उनका सेलुलर और टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, किन तरह के टिश्यूज से मिलके बने हैं, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ना। इंटरनल स्ट्रक्चर को हम पढ़ते हैं एनाटॉमी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब फिर एनाटॉमी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में भी वही प्लांट का एनाटॉमी और एनिमल का एनाटॉमी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका एक यूनिट, तीसरा यूनिट हो गया। क्लियर है। और फिर आप पढ़ते हैं चौथा जो पार्ट है क्लास 11th में जो आपको पढ़ना है, वो पढ़ना है प्लांट फिजियोलॉजी। क्या पढ़ना है, चौथा पार्ट, सॉरी प्लांट फिजियोलॉजी कह रहे हैं, फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म, फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और ये फिजियोलॉजी में भी क्या हो जाएगा, दो पोर्शन, प्लांट और एनिमल। सब में देखिए प्लांट एंड एनिमल, प्लांट एंड एनिमल। क्लियर है। तो ये मेन 11th में जो चैप्टर्स हैं वो आपको यही पढ़ना है। पहला चैप्टर है लिविंग वर्ड, फिर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में पहला दूसरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ना है, फिर प्लांट क्लासिफिकेशन पढ़ना है, फिर एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ना है, ठीक है। फिर आपको सेल बायोलॉजी में सेल पढ़ना है, सेल डिवीजन पढ़ना है और बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ना है। फिर आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में दो चीज़ स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, एक कैसा दिखने में एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या है, यानी मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म, और दूसरा इंटरनली ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से सेल्स टिश्यूज पाए जा रहे हैं, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर हम एनाटॉमी ऑफ ऑर्गेनिज्म में पढ़ते हैं। क्लियर है। और
जो लास्ट आप कह सकते हैं पोर्शन है क्लास 11th का, वो है फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस पाए जाते हैं, कौन कौन से फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस पाए जाते हैं जिसे आप लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं, यानी ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाने वाले लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो हम प्लांट के लाइफ प्रोसेसेस और एनिमल्स के लाइफ प्रोसेसेस जो मेन फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, उन मेन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को अलग अलग पढ़ लेते हैं। फिजियोलॉजी में प्लांट फिजियोलॉजी अलग और एनिमल फिजियोलॉजी अलग। तो ये 11th का आपका सिलेबस हो गया, क्लियर है। और नीट के एग्ज़ाम में इस 11th का सिलेबस जो आप देख रहे हैं ये मेजर पोर्शन कंट्रीब्यूट करता है, इसलिए आपके लिए ये पोर्शन नीट में सिलेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। अक्सर बच्चे 10th क्लास के बाद जब बायोलॉजी पढ़ने 11th क्लास में पहुंचते हैं तो उन्हें लगता है कि 12th क्लास बोर्ड है तो 12th में पढ़ाई करेंगे, और फर्स्ट ईयर को क्या कहते हैं, फर्स्ट ईयर इज़ रेस्ट ईयर। तो आप बिल्कुल सावधान हो जाइए आप। ये अलग बात है कि बोर्ड में आपका 11th का पोर्शन नहीं आता है, लेकिन जो वाकई आप जिस तैयारी के लिए बायो आपने लिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी बच्चा बायो पढ़ता है उसका एक सपना होता है कि उसे डॉक्टर बनना है। तो अगर आपने सोचा है कि आपको नीट क्वालिफाई करना है, आपको डॉक्टर बनना है, तो आप एक बात गांठ बांध लीजिए कि आपको 11th के पोर्शन को बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि नीट के एग्ज़ाम में 11th के पोर्शन का 60% जो है क्वेश्चंस 11th के पोर्शन से आता है। 60% यानी आप समझिए कि आधे से अधिक जो है क्वेश्चंस आपका 11th क्लास से ही आता है नीट के एग्ज़ाम में। बाकी बचा 40% वो आपके 12th के सिलेबस से आता है, यानी 12th का सिलेबस 11th के सिलेबस से छोटा भी है। आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। एक्चुअली ये गवर्नमेंट पॉलिसी भी कह सकते हैं या जो भी कह सकते हैं एजुकेशन पॉलिसी में कि बहुत एक्सेसिव प्रेशर ना देना हो, तो ये उनका एक सिस्टम है जिसमें उन्होंने बोर्ड एग्ज़ाम में बच्चों पे ज़्यादा प्रेशर ना हो, बच्चे ज़्यादा प्रेशर ना ले लें, इसलिए उन्होंने 12th के सिलेबस को थोड़ा कम कर दिया है, थोड़ा उसको काट छाट के कम कर दिया है। लेकिन अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी सोच रहे हैं, नीट की तैयारी सोच रहे हैं, डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि इस 11th के पोर्शन को आपको बहुत अच्छे से करना है। इसलिए जितने भी चैप्टर्स मैं धीरे धीरे आपको बताता जा रहा हूँ, आप उसको बहुत अच्छे से साथ साथ ही पढ़ते जाइएगा। ये मत सोचिएगा कि क्लास 11th है, बोर्ड नहीं है, तो ऐसे ही फर्स्ट ईयर एज रेस्ट ईयर कर लें। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये हो गया 11th का पोर्शन। ठीक है, अब 11th के बाद नेक्स्ट आपका 12th के सारे टॉपिक हम कनेक्ट कर देते हैं। अब मैं यहाँ सारे टॉपिक को आप इन लिविंग, और अब देखो सब लिविंग, इसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही रिलेटेड तो है भाई। हम उसके स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, हम उसका एनाटॉमिकल फीचर्स पढ़ रहे हैं, हम उसका क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, हम उसके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को पढ़ रहे हैं। तो ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर को हम बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब क्लास 12th में देखिए क्या क्या पढ़ना है आपको। क्लास 12th में पहला आपको पढ़ना है, पहला यूनिट वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। अब ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में भी वही, फिर प्लांट में रिप्रोडक्शन और एनिमल में रिप्रोडक्शन, और एनिमल में रिप्रोडक्शन आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ना है। ठीक है, फिजियोलॉजी में भी जो हमें एनिमल फिजियोलॉजी पढ़नी है, ये ध्यान दीजिए, उस एनिमल फिजियोलॉजी में हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में प्लांट में रिप्रोडक्शन, एनिमल में आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ लेना है। फिर दूसरा चैप्टर जो पढ़ना है आपको, दूसरा पोर्शन, वो पढ़ना आपको जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। ठीक है, तो ये जेनेटिक्स और इवोल्यूशन जो यूनिट है, इसमें बेसिकली जेनेटिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि कैसे कैरेक्टर्स एक जनरेशन से, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं, और इवोल्यूशन अभी मैंने बताया कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स से नए तरह के लिविंग डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स इवॉल्व हुए इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। समय के साथ नए नए तरह के जो जीव इवॉल्व हुए वो हम इवोल्यूशन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन हो गया। फिर तीसरा पोर्शन जो पढ़ते हैं हम, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन इन वेलफेयर यानी इसमें बेसिकली क्रॉप इम्प्रूवमेंट, डिजीजेस, ये सब पढ़ते हैं, जिसमें हम बायोलॉजी के इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके कैसे ह्यूमन वेलफेयर करते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ते हैं, और इसी के साथ बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर से ही जुड़ा आपका क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में भी बेसिकली हम
कैसे बायोटेक्नोलॉजिकल या बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके कैसे हम ह्यूमन वेलफेयर करते हैं, ये चीज़ें पढ़ते हैं। यानी ये दो पोर्शन बायोटेक्नोलॉजी और बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, ये आपका अप्लाइड बायोलॉजी कहलाता है। अप्लाइड यानी बायोलॉजी का इस्तेमाल, बायोलॉजी का इस्तेमाल, तो ये अप्लाइड बायोलॉजी वाला पोर्शन है जो हम पढ़ते हैं। और जो लास्ट यूनिट है, कुल 10 यूनिट है, 5 यूनिट आपको 11th में पढ़ना और 5 यूनिट 12th में। और जो लास्ट यूनिट है वो है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, जिसे हम कहते हैं इकोलॉजी। क्या कहते हैं? इकोलॉजी। ठीक है, यानी देखो मैंने कहा था ना कि लिविंग, आप ये मत कहिएगा कि स्टडी ऑफ ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम बायोलॉजी कहेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब हम सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते तो उसके सराउंडिंग इन्वायरमेंट जो कि नॉन लिविंग है, हवा, मिट्टी, पानी, क्या है? नॉन लिविंग है, उसे हम नहीं इंक्लूड करते, लेकिन हम उसे इंक्लूड कर रहे हैं। और वो सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, वो सारे फैक्टर्स पढ़ते हैं जो किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लाइफ के लिए ज़रूरी है, वो सब हम पढ़ते हैं इकोलॉजी में। यानी ऑर्गेनिज्म का उसके सराउंडिंग इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है, ये पढ़ते हैं इकोलॉजी में। तो इस तरीके से ये 5 यूनिट हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। और मैंने जैसा कि बताया कि नीट एग्ज़ाम में आपका 12th क्लास से जो क्वेश्चन कंट्रीब्यूट करता है वो सिर्फ 40% क्वेश्चन कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड में, क्योंकि सिर्फ 12th से ही आता है, 100% 12th से ही आता है, 11th के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन नीट से आपका सिर्फ 40% कंट्रीब्यूट करता है। यानी नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पहला साल, ये जो 11th क्लास है, ये 11th क्लास के सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ना है, तभी आपका नीट में सिलेक्शन होगा। इसलिए बी केयरफुल, फर्स्ट ईयर इज रेस्ट ईयर, आपको नहीं मनाना है। ठीक है, तो फ्रॉम द फर्स्ट डे आप डिसाइड कर लीजिए। मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला था, आप जल्दी से जल्दी डिसाइड कर लीजिए कि आपको बायो पढ़ना है या मैथ्स पढ़ना है, और एकदम लग जाइए अपनी पढ़ाई में। ठीक है, तो ये आपका इतना, एटलीस्ट बायोलॉजी में इतना सबको जानना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग लिविंग वर्ल्ड का बाकी प्रोस्पेक्ट नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।